नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ओ लेवल के अंतर्गत M1R5 ये पहला पेपर होता है और IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के अंतर्गत पूरा पाठ्यक्रम हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये एक सीरीज रहेगी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपकी भी परीक्षाएं निकट हैं और आप ओ लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके सिलेबस को तैयार करने में, आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने में। सबसे पहले आपको समझना चाहिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के आपको यहाँ पर 5 पेपर देने होंगे। इसमें 4 तो रिटन पेपर होंगे, एक आपका जो क्या है ये प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ईच मॉड्यूल मतलब कि हर मॉड्यूल के अंतर्गत जो सिलेबस होगा वो 100 अंक का होगा, यानी कि हर पेपर 100 अंक का होगा। तो 4 पेपर आपके होने हैं, एक प्रैक्टिकल होना है, कुल मिला के 500 अंकों की आपकी परीक्षा होनी है। तो ऐसे समझिए आप कि अगर आप इस बार एक पेपर में शामिल हो रहे हैं तो आपको 100 अंक, 2 पेपर में शामिल हो रहे हैं तो 200 अंकों की परीक्षा आपको देनी है। अगर चारों पेपर में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा, यानी कि 500 अंकों की परीक्षा आपको देनी होगी। ओ लेवल के बारे में अधिक जानकारी मैं इसके पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पास परसेंटेज के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 50% अंक आपको प्रत्येक पेपर में आपको जो है ऑब्टेन करना होगा। इससे कम अगर आप प्राप्त करते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको अंक मिलेंगे वो ग्रेड पैटर्न पर होते हैं, जैसे कि अगर लेस देन 50 होता है तो ये एफ यानी कि फेल हो जाएंगे। 50 से 54% डी ग्रेड रहेगा, 55 से 64% तक सी ग्रेड, 65 से 74% तक बी ग्रेड, और 75% से लेकर 84% तक ए ग्रेड, और 85% एंड ओवर यस ग्रेड के अंतर्गत आपको अवार्ड दिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए ये जो आपका जो है रिवीजन 4 और रिवीजन 5 यानी कि जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने सिलेबस में यानी कि M1R4 में क्या होता था, तो यहाँ पर M1R4, M2R4 और M3R4 ये 3 पेपर जो थे वो कंपलसरी थे। M1R4 था IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का, M2R4 था इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन का, M3R4 था प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का। और उसके बाद M4 के अंतर्गत 4 पेपर होते थे, मतलब 3 ऑप्शन आपको दिए जाते थे। तो चारों पेपर में आपको जो चौथा पेपर होता था उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलते थे। तो M4 R4, M4 2R4 और M4 3R4 इसमें से कोई एक पेपर आपको चुनना होता था। जबकि जो नया सिलेबस जारी हुआ है यानी कि रिवीजन 5 के अंतर्गत इसमें M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 कुल मिला के देखेंगे आप तो कुल यहाँ पर 4 पेपर देने हैं और चारों के चारों यहाँ पर कंपलसरी हैं। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो M1R5 के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स होता है, M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग होता है, M3R5 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन होता है, और M4R5 होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फिलहाल ये जो वीडियो है वो M1R5 के बारे में है। इसमें हम जो M1R5 का सिलेबस है सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर इसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये देखिए M1R5 यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के अंतर्गत कुल मिला के आपको 6 चैप्टर क्लियर करने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टॉपिक से आपको रिटन मार्क्स जो होंगे वो 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग से 20 अंक, स्प्रेडशीट से 20 अंक, प्रेजेंटेशन से 20 अंक, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सीरीज से कुल मिला के 20 अंक। इसके अलावा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से 10 अंक। इस प्रकार से ये जो आपका पेपर होगा यानी कि M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स ये 100 अंकों का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। इस सिलेबस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर उसको शेयर कर दूंगा।
डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप बाद में से देख रहे हैं तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकें, आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सरसरी तौर से, आप इसको देखिए। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये पहला चैप्टर होगा, इससे 10 अंक आपके बनते हैं। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सिलेबस है। आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान से देखिए, ये पूरा सिलेबस है जो कि आज के वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से करेंगे स्टार्ट। तो ये पहला वीडियो होगा और इसकी सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो ओ लेवल के अंतर्गत M1R5 ये पहला पेपर होगा, 100 अंकों का पेपर होता है। आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। और सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो कंप्यूटर के डेफिनीशन आपने जितनी भी किताबें देखी होंगी तो सभी किताबों में कंप्यूटर का जो डेफिनीशन है वो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। फिलहाल छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर एक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य व गणना को पूरा कर देता है। और इसके अलावा अलग अलग और भी डेफिनेशंस हैं, इसको आप किताबों में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है, कंप्यूटरा नाम से। और इसकी जो हिंदी होती है वो संगणक होती है, ये भी आप याद रखना। कंप्यूटर के जो मुख्य घटक होते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि कंप्यूटर के जो मुख्य घटक हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उसमें सीपीयू आता है। सीपीयू को आप सब कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर का दिल कर सकते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कर सकते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी परीक्षा में आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद मेमोरी यूनिट है, फिर इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट होती है और वो जाती है कहाँ पर? सीपीयू के अंतर्गत। सीपीयू में 3 पार्ट हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। एक सेकेंडरी स्टोरेज को आप अपने सीपीयू से अटैच कर सकते हैं, इसमें उस डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं जो बाद में आप एक्सेस करना चाहते हैं किसी दूसरे सिस्टम पर जाकर, ठीक है, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, यानी कि सीपीयू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसको आप कंप्यूटर का दिल या दिमाग कह सकते हैं। यही वह इकाई है जो वास्तव में निर्देशों को एग्जीक्यूट करती है, मतलब इसके बगैर समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कंप्यूटर बेकार है। सीपीयू के जो भाग हैं उसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, इसको सीयू से लिखते हैं, कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है एएलयू। एग्जाम में आता है कि एएलयू का फुल फॉर्म होगा, तो फुल फॉर्म इसका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये जरूर याद रखना आप। कंट्रोल यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले संचालन को कंट्रोल करता है। मतलब ये पूरे के पूरे कंट्रोल, ये पूरा पूरा कंट्रोलर होता है, पूरे सिस्टम को आपको कंट्रोल करना का जो काम है वो कंट्रोल यूनिट के जिम्मे रहता है। इसके बाद होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप नाम से ही समझ रहे होंगे यहाँ पर, अरिथमेटिक मतलब गणितीय। तो यह कार्यक्रम के निष्पादन के लिए जो भी उसमें तार्किक गणनाएं होती हैं और जो भी गणितीय कार्य होते हैं उस कार्य के लिए होता है एएलयू। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? मेमोरी यूनिट एक कंप्यूटर के डेटा और कार्यक्रमों को संग्रहित करता है। जैसे कि आपकी मोबाइल है तो वो भी एक कंप्यूटर है, और उसमें जो मेमोरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी ये इंटरनल होती है, सेकेंडरी मेमोरी ये एक्सटर्नल होती है या एक्सिलरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं। सेकेंडरी मेमोरी को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव लगा सकते हैं आप, दूसरा कोई क्या बोलते हैं उसे आप, जैसे कि पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में आप समझ रहे होंगे, यूज़र द्वारा कंप्यूटर को डेटा देने में यह प्रयुक्त होता है, यानी कि जो भी आप कमांड देना चाहते हैं सिस्टम को वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप देते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन हो गया,
टच स्क्रीन, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो इनपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन भी है, क्योंकि उस पर टच करके आप उसको कमांड देते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, जिससे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये चीज़ें आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। अब बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्तमान में जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं इसका इतिहास लगभग, जो पूरा का पूरा विकास हुआ तरीके से, वो तो लगभग 50 सालों में हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सालों से, मतलब पिछले 300-400 सालों से मानव जाति को इस बात की आवश्यकता महसूस होती रही कि वो अपने सारे डेटा को किसी ऐसी मशीन में संग्रहित कर सके और कि जिसे वो जब चाहे बहुत आसानी से उसे फाइंड आउट कर सके। याद रखिए कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब समझिए कि अगर आपको ये याद करना हो, कोई घटना है पुरानी, प्लासी का युद्ध कब हुआ, इसको अगर आपको सर्च करना है तो आपको अलमारी तक जाने की आवश्यकता नहीं है, किताबों में सर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत समय लगेगा। सीधे सीधे आप गूगल में टाइप करते हैं प्लासी का युद्ध और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। फिलहाल इसी बात की आवश्यकता मानव जाति को बहुत लंबे समय से होती रही और यही चीज़ें मूल में थी जिसकी वजह से कंप्यूटर जैसे यंत्र का आविष्कार हुआ। सबसे पहले बात करेंगे एबाकस के बारे में। एबाकस को आप यूं कह सकते हैं कि एबाकस जो था ये कंप्यूटर का क ख ग घ था, ABCD था। चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसका जो प्रयोग होता था वो बच्चों के लिए स्कूलों में जो जोड़ घटाना वगैरह का काम होता था इसी के माध्यम से किया जाता था, तो थोड़ी सी सुविधा इसमें हो जाती थी। इसके बाद आता है नेपियर्स बोन्स। तो नेपियर बोन्स जो था इसका जो आविष्कार हुआ स्कॉटलैंड में हुआ 1617 में जैन नेपियर के द्वारा। फिर आता स्लाइड रूल, जर्मनी में आविष्कार किया गया, कब? 1620 में विलियम ऑट्रेट के द्वारा। इससे वर्गमूल, लघुगणक और त्रिकोणमितीय फलनों की गणना की जाती थी। फिर आता है पास्कल्स कैलकुलेटर। पास्कल का कैलकुलेटर, पास्कल कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। 1642 में इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसको पास्कल्स कैलकुलेटर कहा जाता था। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, पूरा नाम था ब्लेज पास्कल। जोड़ घटाना गुणा भाग का काम भी ये कर लेता था। मैं सारी बातें बहुत ही शार्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ठीक से समझ सकें और कम समय में आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। और यहाँ पर जो बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ इससे अधिक एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। एग्जाम में आ सकता है कि स्लाइड रूल का आविष्कार कहाँ पर हुआ, जर्मनी में हुआ, कब हुआ, 1620 में हुआ, किसने किया? विलियम ऑट्रेट ने किया। इसी प्रकार से आएगा कि मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जो लेबनीज थे कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। 1671 में इनका जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो अस्तित्व में आया था। तो पूरा नाम था गॉटफ्रीड विलहेल्म लेबनीज। ठीक है। इसके बाद आया डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन से ही जो हमारा वर्तमान कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर, तो यहीं से इसकी वास्तविक शुरुआत होती है। इसका आविष्कार किया गया था ब्रिटेन में 1822 में चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज के इस आविष्कार के बाद ये बात लोगों के दिमाग में आई कि अब इसको और अधिक परिष्कृत किया जाए और यहीं से कंप्यूटर के बारे में लोगों के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आने लगीं और फिर वो सारी चीज़ें सामने आईं जिसकी वजह से आज का कंप्यूटर साकार हो पाया है। यानी कि यही वजह है कि चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने 1822 में ब्रिटेन में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन वाकई जो था ये आज के कंप्यूटर की तरह नहीं था। इसमें जो है सॉफ्ट लगे थे, गियर लगे थे और ये भाप से चलने वाली एक मशीन थी, लेकिन ये एक काम करती थी। ये बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात कर सकती थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी डिफरेंस इंजन, जिसे बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। 10 साल तक डिफरेंस इंजन ने अपना मतलब खूब काम किया। ये मशीन जो थी वो डाक विभाग में, रेलवे में, सेना में, जगह जगह पर यह प्रयोग की जाने लगी। इसके बाद इसी बात से उत्साहित होकर चार्ल्स बैबेज ने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन का जो रूपरेखा थी वो तय की। इसमें उन्होंने कहा कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल और मेल, ये 5 चीज़ें उन्होंने शामिल की। अब ध्यान दीजिएगा कि एनालिटिकल इंजन के बारे में सारी चीज़ें उन्होंने रूपरेखा इसकी बना दी, लेकिन आविष्कार तो नहीं किया था, इन्होंने बनाया नहीं था। हाँ, इन्होंने थियरी दे दी थी। तो ये जो एनालिटिकल इंजन था 1833 में इसकी संकल्पना सामने आई थी चार्ल्स बैबेज के द्वारा। तो
एनालिटिकल इंजन को आप यूँ कह सकते हैं कि यह डिफरेंस इंजन से काफ़ी इम्प्रूव्ड था, क्योंकि डिफरेंस इंजन जो था वो 10 सालों तक खूब प्रयोग में लाया गया। उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उसी का परिणाम था ये संकल्पना की एक एनालिटिकल इंजन को बनाया जाए, और इसको तैयार करने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज जी थे। इसके बाद आता है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन जो था 1880 में सामने आया था। इसे हरमन होलेरिथ ने बनाया था, हरमन होलेरिथ। तो इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। एग्जाम में आ सकता है कि वह कौन सा कंप्यूटर था या वह कौन सी मशीन थी जिसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड के रूप में स्टोर किया जाता था। तो ये टेबलेटिंग मशीन थी, जिसको बनाया था हरमन होलरिथ ने। याद रखिएगा कि 1896 में होलरिथ ने टेबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी। नाम क्या था? टेबलेटिंग मशीन कंपनी। यही कंपनी आगे चलकर 1924 में बन गई IBM। वर्तमान में IBM का नाम आपने सुना होगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये अस्तित्व में आई। ये कंपनी कब थी? 1924 में यह कंपनी अस्तित्व में आई थी। उसके पहले यही कंपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से जानी जाती थी, और 1896 में होलरिथ ने इस कंपनी की नींव रखी थी। तो IBM के वास्तविक संस्थापक कौन है? होलरिथ हैं, ये भी याद रखना। इसके बाद बात करेंगे मार्क वन के बारे में। 1930 में ये मार्क वन की स्थापना हुई हार्वर्ड आइकान के द्वारा, और ये विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन यानी कि इसमें जो मार्क वन मशीन थी, अब इसे कैलकुलेशन में प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए इनियाक, वेरी इंपॉर्टेंट। इनियाक को आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के लिए एक शब्द था, मतलब काफ़ी इम्प्रूव था ये। तो इनियाक मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इनियाक का फुल फॉर्म याद रखिएगा। 1946 में ये मशीन सामने आई थी, और इसे किसने बनाया था? जे प्रॉस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मॉसे के द्वारा इसे बनाया गया था। जे प्रॉस्पर एकॉर्ड एंड जॉन मॉसे के द्वारा। और ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये भी याद रखना, इनियाक। उसे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन आया EDSEC के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, 1949 में, 1 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद। और इसे बनाया किसने था? मॉरिस विल्किस ने, मॉरिस विल्किस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी, दूसरी जनरेशन थी, तीसरी, चौथी, और अभी जो 6वीं जनरेशन है वो आने वाली है, काफ़ी एडवांस रहेगी। उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। आगे के वीडियोज में थोड़ा सा और भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से, और बहुत सारे MCQs भी करवाए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जारी रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स जब इस पर अच्छे कमेंट आते हैं और लोग इसे देखना पसंद करते हैं। अगर इसका वॉच टाइम अच्छा रहता है तो हमें पता चल जाता है कि लोगों को ऐसी सीरीज़ की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।